नमस्कार। आज हम चीनी यात्री हेनसांग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो चीन से भारत की यात्रा पर आया था और भारत पर फिदा हो गया। नमस्कार, मैं अंशु शर्मा और आज हम बात करेंगे हेनसांग के बारे में। सन 629 की भरी सर्दी में 29 साल के भरे पूरे शरीर वाले एक व्यक्ति ने पैदल भारत पहुंचने के इरादे से चीन के शहर चांगान से अपना सफर शुरू किया। उस समय चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तो चीन के यात्रियों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगी हुई थी और दूसरा वहां की सड़कों पर डाकुओं और लुटेरों का बोलबाला था। यह सफर शुरू करने का सही समय बिल्कुल नहीं था, परंतु जिस यात्री की हम बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और वह यात्री थे हेनसांग। आपको बता दें कि हेनसांग का इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था और इस बात की पुष्टि विलियम डलराइम्पल की एक पुस्तक द गोल्डन रोड हाउस एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड से होती है। उस समय नालंदा में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। चांगान से नालंदा की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। उस दौर के हालात में नालंदा पहुंचना बहुत ही कठिन था। चीनी प्रशासन ने हेनसांग के नालंदा जाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया था। उस साल चीन में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर हेनसांग प्रशासन और डाकुओं से बच भी गए तो भूखमरी उन्हें आगे नहीं जाने देती, लेकिन हेनसांग को जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी। करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद हेनसांग लियोन्जो नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक घोड़ा खरीदने की सोची। इसके लिए वह बाजार में घोड़ा खरीदने गए। जब हेनसांग बाजार में घोड़े का मोल भाव कर रहे थे, तब सुरक्षा कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। वहां के स्थानीय गवर्नर ने हेनसांग को वापस लौट जाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और सुबह होने से पहले चुपचाप शहर से बाहर निकल गए और उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन पकड़े जाने के डर से वह दिन में छुप जाया करते थे और रात में यात्रा किया करते थे। श्रमना हुइलाय और शी यंगकोंग अपनी एक किताब ए बायोग्राफी ऑफ द ट्रिपिका मास्टर ऑफ द ग्रेट सिएन मोनास्ट्री में लिखते हैं कि इस डर से कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदार उन्हें देख लेंगे, हेनसांग बालू के एक गड्ढे में छुप गए और रात होने तक इसी गड्ढे में छिपे रहे। रात को जब वह एक तालाब से पानी ले रहे थे, एक तीर उनके करीब करीब छूता हुआ निकल गया। एक क्षण बाद एक और तीर उनकी दिशा में आया। यह एहसास होते ही कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वह जोर से चिल्लाए, मैं राजधानी से आया भिक्षु हूँ, मुझे मत मारो। हेनसांग की किस्मत अच्छी थी कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का प्रमुख एक बौद्ध था। हालांकि उसे हेनसांग को गिरफ्तार करने के आदेश मिल चुके थे, लेकिन उसने उनकी मदद करने का मन बना लिया। उसने न केवल उन्हें खाना खिलाया और उन्हें वह रास्ता बताया जहां से उन्हें पकड़ा न जा सके, बल्कि वह कुछ दूरी तक उनके साथ भी गया। इसके बाद हेनसांग ने मोहियान रेगिस्तान, पामीर दर्रा, समरकंद और पामियान होते हुए चलानाबाद से भारत में प्रवेश किया। मैदानी इलाके में चलते हुए गंगा नदी के पास पहुंचकर वह एक नाव में सवार हो गए। नाव में वह अकेले नहीं थे, उनके साथ 80 और यात्री थे। करीब 100 मील चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नदी के दोनों तटों पर अशोक के सुंदर और बड़े बड़े वृक्ष थे। वहां का इलाका बिल्कुल सुनसान था। इस सुनसान जगह पर अशोक के बड़े बड़े वृक्षों के पीछे से डाकुओं का एक गिरोह निकलकर सामने आया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। नाव में बैठे 80 सवार में कुछ लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और जब डाकू नाव के पास आए तो डाकुओं ने नाव को किनारे लगाने के लिए कहा और जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, डाकुओं ने सभी यात्रियों से अपना कीमती सामान निकाल कर देने के लिए कहा। श्रमना हुइलाय और शी यांगकोंग लिखते हैं कि वह जो डाकू थे वह देवी के उपासक थे। वह शरद ऋतु में देवी के सामने एक तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे और आकर्षक व्यक्ति की बलि देते थे। हेनसांग को देखकर उन्होंने इशारों में बात की और कहा कि पूजा का दिन नजदीक आ रहा है, क्यों ना हम इसकी बलि दें।
देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए चारों तरफ सजावट की जाने लगी और मंडप तैयार किया गया। लेकिन उधर ह्वेनसांग बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने उनसे सिर्फ अंतिम प्रार्थना करने की अनुमति मांगी और वह ध्यान करने लगे। यात्री चीखने चिल्लाने लगे, चारों तरफ कोहराम मचने लगा। तभी आसमान में काली घटाएं छाने लगी और चारों तरफ भयंकर आंधी चलने लगी। नदी अपने उफान पर आ गई, नाव पलटने वाली थी। यह सब देखकर डाकू भी घबरा गए और नाव में सवार यात्रियों से पूछने लगे कि यह साधु कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है। अब आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। यात्रियों ने जवाब दिया कि यह साधु धर्म की तलाश में चीन से आया है और आंधी आने का मतलब है कि देवी तुमसे नाराज हो गई है। यात्रियों ने डाकुओं से कहा कि तुम इनसे माफी मांगो वरना तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डाकू अत्यधिक घबरा गए और एक एक करके ह्वेनसांग से माफी मांगने लगे। सभी डाकुओं ने ह्वेनसांग के पैरों में लेटकर उनसे माफी मांगी, परंतु ह्वेनसांग अपनी प्रार्थना में इतने विलीन थे कि उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। जब डाकुओं ने उन्हें छुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। 6 साल के लंबे सफर के बाद ह्वेनसांग ने उस धरती को छुआ जिस पर कभी गौतम बुद्ध चले थे। सबसे पहले वह श्रावस्ती और फिर सारनाथ पहुंचे जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद वह पाटलिपुत्र पहुंचे। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र वह स्थान है जहां अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद वह बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु होते हुए बोध गया पहुंचे। बोध गया में 10 दिन ठहरने के बाद 4 बौद्ध साधुओं का एक समूह उनसे मिलने पहुंचा। वह लोग उन्हें अपने साथ बुद्ध गुरु शीलभद्र के पास ले जाने के लिए आए थे, जो कि नालंदा में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ह्वेनसांग नालंदा पहुंचे, लगभग 200 सन्यासी और 1000 व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। उनके हाथ में सुगंधित अगरबत्तियां और पताकाएं थीं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला पाना बहुत ही कठिन था। इसके लिए प्रवेश से पहले कड़ी परीक्षा ली जाती थी। नालंदा में घुसने का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा कि मैं नालंदा की धरती पर स्थानीय नियमों का पालन करते हुए अपने घुटनों के बल घुसा। मैं शीलभद्र के पास सम्मान दिखाते हुए अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंगता हुआ पहुंचा। उनको देखते ही मैंने उनके पैर चूमे और उनके सामने दंडवत लेट गया। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर को 6 राजाओं ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्रवेश द्वार था और इसके अंदर अलग अलग चौक थे, जिन्हें 8 भागों में बांटा गया था। शमना हुइलाय और शी यांगकोंग लिखते हैं कि बीच में साफ पानी का तालाब था और उसमें नीले कमल के फूल खिले हुए थे। प्रांगण के अंदर चंदन के पेड़ थे और बाहर का इलाका घने आम के बागों से भरा हुआ था। हर विभाग की इमारत 4 मंजिल ऊंची थी। उस समय के भारत में हजारों मठ थे, लेकिन इसकी इमारत सबसे अलग और भव्य थी। ह्वेनसांग धीरे धीरे सभी व्याख्यान कक्षों, स्तूपों, मंदिरों और 300 कमरों में गए जहां भिक्षु और छात्र रहते थे। वहां महायान और निकाय बौद्ध धर्म, वेदों, तर्क शास्त्र, व्याकरण दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य की पढ़ाई हुआ करती थी। ह्वेनसांग ने वर्णन करते हुए लिखा कि नालंदा में छात्रों की प्रतिभा और दक्षता उच्चतम कोटि की हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय के नियम बहुत ही कड़े थे और छात्रों को उनका पालन करना होता था। सुबह से लेकर शाम तक उनके बीच वाद विवाद चलता रहता था, जिसमें वरिष्ठ और युवा बराबरी से हिस्सा लेते थे। हर रोज करीब 100 कक्षाओं में व्याख्यान दिए जाते थे और छात्र भी बड़ी तल्लीनता से अपनी पढ़ाई किया करते थे। आपको बता दें कि जब ह्वेनसांग भारत आए तो उत्तर भारत में राजा हर्ष का राज्य था। वह बहुत ही जिज्ञासु राजा थे। गुप्त वंश की पतन के बाद राजा हर्ष के समय उस इलाके में शांति और समृद्धि दिखाई पड़ी थी। हालांकि हर्ष स्वयं हिंदू राजा थे, लेकिन वह बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम तक पहुंचाने में राजा हर्ष की बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दे दिए थे, जिनके ग्राम प्रधानों को निर्देश थे कि वह वहां पढ़ रहे छात्रों की सभी जरूरतें पूरी करें। हर गांव के सभी परिवारों की संपूर्ण जिम्मेदारी होती थी कि वह खाने की पूरी व्यवस्था करके बैलगाड़ियों में विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं।
हेनसांग लिखते हैं कि एक अतिथि छात्र के तौर पर उन्हें रोज 20 पान, सुपारी, जायफल, सुगंधित धूप, बत्तियां, आधा किलो चावल, असीमित मात्रा में दूध और मक्खन दिया जाता था, जिसकी एवज में उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। उन्होंने बताया कि उनके समय में आसपास के देश से ही नहीं बल्कि दूर देशों से भी वहां भिक्षु शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र था वहां का पुस्तकालय। अलेक्जेंड्रिया के विनाश के बाद संभवतः वह विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय की इमारत 9 मंजिला ऊंची थी। उसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से को रत्नगढ़ी कहा जाता था और दूसरे हिस्से का नाम रत्न सागर था और तीसरे हिस्से को रत्नरंजक कहा जाता था। वहां से किसी भी पांडुलिपि को पढ़ने के लिए लिया जा सकता था, लेकिन उसे विश्वविद्यालय के प्रांगण से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। नालंदा में एक रिवाज था कि छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वह गुरुओं की सभी जरूरतों का ध्यान रखे, जिसमें उनके लगभग सभी कार्य जैसे मालिश करना, कपड़े धोना, कपड़े तह करना इत्यादि शामिल थे। बेंजामिन ब्रॉस अपनी किताब हेनसांग चिनाज लेजेंडरी पिलग्रिम एंड ट्रांसलेटर में लिखते हैं कि हेनसांग रोज सुबह अपने 10 बाई 10 के कमरे में नगाड़े की आवाज के साथ उठते थे। कमरे के बाहर उनके स्नान की व्यवस्था होती थी। उसके बाद वह व्याख्यान सुनते और कभी-कभी वह व्याख्यान देते भी थे। हर शाम वह पुस्तकालय में उन संस्कृत पांडुलिपियों की प्रति बनाते जिन्हें वह अपने साथ चीन ले जाना चाहते थे। 5 साल बाद उनके स्वयं के पास उनकी खुद की दुर्लभ भारतीय पांडुलिपियों की एक लाइब्रेरी तैयार हो गई थी, जिन्हें वह अपने साथ चीन ले जाने का मन बना बैठे थे। सन 643 में भारत में 10 साल गुजारने के बाद उन्होंने बंगाल के मठों की तरफ अंतिम यात्रा की और फिर चीन वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जाने से पहले राजा हर्ष ने उन्हें अपने दरबार में एक बहस के लिए आमंत्रित किया। दोनों इससे पहले भी मिल चुके थे। पहली मुलाकात में राजा हर्ष ने उनसे चीन और वहां के राजाओं के बारे में प्रश्न पूछे थे। राजा हर्ष ने उनके जरिए चीन के राजा ताइजून को बौद्ध साहित्य की कुछ पांडुलिपियां भेजी थी। राजा हर्ष के सामने हेनसांग की नास्तिक दार्शनिकों से बहस हुई। हुई लाई के अनुसार हेनसांग ने अपने तर्कों से उन दार्शनिकों को चुप करा दिया। अब तक हेनसांग को चीन छोड़े हुए 16 वर्ष बीत चुके थे। टेरी रेम्पल लिखते हैं कि जब हेनसांग वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उनके पास 657 किताबों और बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियों का संग्रह था। वे अपने साथ बहुत सारे पेड़ पौधे और बीज भी लेकर गए थे। उनके सारे सामान को 72 घोड़ों पर लादा गया था और उनके साथ करीब 100 कुली और पहरेदार भी चल रहे थे। वह स्वयं भी एक हाथी पर सवार थे जो राजा हर्ष ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। उन्होंने उन राजाओं के लिए पत्र भी दिए थे जिनके क्षेत्र से हेनसांग गुजरने वाले थे। लौटते समय हेनसांग के साथ एक दुर्घटना हुई। जब वह अटक के पास सिंधु नदी पार कर रहे थे तो वहां एक भयंकर तूफान आया, जिसमें उनकी कुछ बेशकीमती पांडुलिपियां नष्ट हो गई। बेंजामिन ब्रॉस लिखते हैं कि हाथी पर सवार हेनसांग खुद तो नदी पार करने में सफल हो गए, लेकिन उनके पीछे चल रही पांडुलिपियों से भरी कुछ नौकाएं तूफान में पलट गई। नाविकों को बचा लिया गया, लेकिन लगभग 50 पांडुलिपियां और बीजों से भरे हुए बक्से नदी में बह गए। चीन पहुंचने से पहले उन्होंने सम्राट ताइजून को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी रूप से चीन छोड़ने के लिए माफी मांगी, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी बताया कि वह अपने साथ क्या ला रहे हैं और किस तरह से यह सब सम्राट के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सम्राट ने उनके पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि हम यह सुनकर बहुत खुश हुए हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने देश वापस आ रहे हैं। हमने प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि वह आपकी हर संभव मदद करे ताकि आपको सामान उठाने वालों और घोड़ों की कमी न पड़े। 8 फरवरी 645 की सुबह राजधानी चांगान की सड़कों पर हजारों लोग हेनसांग के स्वागत में उतर आए। 16 साल पहले इसी जगह से वह भारत की यात्रा पर निकले थे। उनको सबसे पहले हांगफू मठ ले जाया गया और 15 दिन बाद 23 फरवरी को सम्राट ताइजून ने युआयेन के अपने महल में उनसे मुलाकात की। इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा
और सम्राट ने उनसे उनकी भारत यात्रा के अनुभव, वहां के मौसम, वहां के वातावरण और वहां के उत्पादों और रीति रिवाजों के बारे में कई प्रश्न पूछे। स्टैनली वेनस्टीन बुद्धिज्म अंडर द टैंग में लिखते हैं कि राजा ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया, लेकिन ह्वेनसांग ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकारी अधिकारियों के लिए जरूरी प्रशिक्षण उनके पास नहीं है। वह चांगान के एक शाही मठ में रहने चले गए और भारत की अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में लिखने लगे। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यह चीन में भारत के बारे में सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण शोध बन गया। आज भी राजा हर्ष के दौर को समझने के लिए ह्वेनसांग के लिखे हुए विवरणों की मदद ली जाती है। आपको कैसी लगी ह्वेनसांग की भारत यात्रा की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।